Hello students, today I am sending you second assignment for your preparation for unit test. Before the discussion of the assignment, we will discuss the consequences of the first war of independence, first end of the company rule. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कंपनी रूल बिल्कुल ख़त्म हो गया था उस टाइम पे, इस रिवॉल्ट के बाद, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। ये किसके अंडर हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंडर हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो पावर थी वो ट्रांसफ़र हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में से निकल कर वो पावर कहाँ पर चली गई थी? क्वीन ऑफ इंग्लैंड के हाथ में चली गई थी। उसके बाद जो पोजीशन थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, वो ख़त्म हो गई थी और उसकी जगह पे एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया, जो सारे फैसले, जिसके हाथ में सारी पावर्स चली गई और उसके पास एक काउंसिल थी सारे फैसले लेने के लिए। देन गवर्नर जनरल जो थे उनको टाइटल दिया गया वॉइस रॉय ऑफ इंडिया का। उसके बाद सेकंड कॉन्सिक्वेंस, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। द क्वीन प्रोक्लेमेशन इनकॉर्पोरेटिंग द ट्रांसफर ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन वाज मेड पब्लिक एट इलाहाबाद। उसके बाद जब ट्रांसफ़र की गई पावर तो उसको मतलब ऑफिशियली ट्रांसफ़र की गई इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 लॉर्ड कैनिंग ने ये डिक्लेयर किया था, ठीक है, जो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी हैं। उसके बाद इस प्रोक्लेमेशन में क्या प्रोमिस किए गए? इस प्रोक्लेमेशन में प्रॉमिस किए गए कि हम आपकी रिलीजियस पॉलिसीज़ में, रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी प्रॉमिस किया गया कि जो अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी वो एजुकेशन के बेस पे और एबिलिटी के बेस पे दी जाएंगी। देन थर्ड पॉइंट कि वो अपना बेस्ट देंगे ब्रिटिश इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में, ठीक है। देन आता है कि एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवास। मुगल्स एंड पेशवास का एंड हो गया था बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद, मुगल डायनेस्टी भी ख़त्म हो गई। उसके बाद नाना साहिब जो लास्ट पेशवा थे, ठीक है, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया अपराइजिंग में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, पर जब उसकी फेलियर हो गई तो वो नेपाल चले गए, ठीक है। तो उसके बाद जो पेशवा थे वो मतलब एक तरह से उनका कोई रूलर नहीं था, तो वो भी डायनेस्टी एंड हो गई। देन आता है रिलेशंस विद प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स के साथ कैसे रिलेशन बन गए? पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ राइट्स वर अबंडेंट, सम ऑफ द इंडियन प्रिंसेस हैड रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश। इसके अंदर क्या हुआ कि एक तरह से उन्होंने सारी टेरिटरीज तो दे दी उनको, मतलब प्रिंसली स्टेट्स को सारी टेरिटरीज उनकी वापस कर दी, पर एक तरह से रूल वहाँ पे क्वीन ऑफ इंग्लैंड का ही था, क्वीन विक्टोरिया का ही रूल रहा। मतलब कि जो भी डिसीजंस होते थे उनके विरुद्ध नहीं लिए जा सकते थे। सिर्फ नाम का रूल था प्रिंसली स्टेट्स में, पर जो असल में रूल था वो था क्वीन विक्टोरिया का। देन पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया। कास्ट, अलग अलग कास्ट के लोगों के अलग कास्ट के लोगों से भिड़वा दिया। उसके बाद अलग स्टेट को अलग स्टेट से भिड़वा दिया, मुस्लिम्स को हिंदू से भिड़वा दिया। तो इसके साथ उनको आसानी हो गई वहाँ पे रूल करने के लिए। वो नहीं चाहते थे कि सारे लोग मिलें और एक तरह से रिवॉल्ट करें उनके विरुद्ध, जो 1857 में हुआ था वैसा रिवॉल्ट दोबारा हो, ये नहीं चाहते थे। देन रेशियल एंटागोनिज्म। द ब्रिटिश बिलीव्ड इन द रेशियल। ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि वो इंडियन से सुपीरियर हैं और वो ये चाहते थे कि डिस्टेंस से वो मेंटेन रहे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी हर जगह पर अपनी सीट्स को रिजर्व किया, जैसे रेलवे कंपार्टमेंट्स में, पार्क्स में, होटल्स में, क्लब्स में, एक्सेट्रा में। इन्होंने यहाँ पे यूरोपियंस, अकेले यूरोपियंस को रिजर्व किया, यहाँ पे इंडियंस को आना बिल्कुल मना कर दिया। देन चेंजेस इन द आर्मी, ठीक है, इंडियन उसमें आर्मी में भी चेंजेस की गई। क्या चेंजेस की गई कि स्ट्रेंथ थी, जो ब्रिटिशर्स की स्ट्रेंथ थी उसे बढ़ा दिया गया, क्योंकि पहले कम थी ब्रिटिशर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो कम थी, पर इस रिवॉल्ट के बाद इस स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया। जैसे द रेशियो ऑफ यूरोपियंस इंडियन ट्रूप वाज फिक्स्ड एट 1:2। पहले तो 1:2 बंगाल आर्मी एंड 2:5 मद्रास एंड बॉम्बे आर्मीज, मतलब इतनी फिक्स कर दी गई कि इतने आर्मी वहाँ पे रहेगी, पहले थोड़ी थी ये।
Practically the same ratio was maintained till the First World War. The general principle adopted was that the number of Indian sepoys should not exceed twice that of European troops. Then क्या हुआ कि जो जोग्राफिकल लोकेशंस थी, मेन लोकेशंस थी इंग्लिश ब्रिटिशर्स की, उस पर उन्होंने यूरोपियन सोल्जर्स को ही रखा. उसके बाद वेपन्स और एम्यूनेशन की जो मतलब रखवाली थी, उसमें भी उन्होंने यूरोपियन ट्रूप्स को ही तैनात किया ताकि इंडियंस दोबारा से रिवॉल्ट करने की ना सोचें. उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन भी शुरू हो गई कास्ट, रीजन और रिलीजन के नाम पर. मतलब जब रिक्रूटमेंट करते तो ये सारी चीज़ें देखी जाने लगी. ठीक है. नाउ we will discuss preparatory assignment for first terminal examination. First question is state two consequences of the first war of Indian independence on the East India Company. दो consequences कौन से एंड ऑफ द कंपनीज रूल, कंपनी रूल एंड हो गया. उसके बाद सीधी पावर किसके हाथ में चली गई, क्वीन विक्टोरिया के हाथ में. और सेकंड एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवास, बहादुर शाह की डेथ के बाद मुगल्स ख़त्म हो गए और नाना साहिब जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद चले गए तो ये जो पेशवास का रूल था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया. देन हाउ वाज द आर्मी ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. द proportion of the British Indian soldier was increased and different caste and creeds were mixed to avoid any other revolt. तो अब क्या किया गया कि जो स्ट्रेंथ थी ब्रिटिशर्स की वो बढ़ा दी गई एज़ कम्पेयर टू इंडियंस, एंड जो अलग अलग कास्ट और क्रीड के लोग थे उनको अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया गया, मतलब मिक्स कर दिया उनको एक तरह से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अलग अलग रिलीजन साथ में रहें ताकि दोबारा ऐसा रिवॉल्ट हो. देन हु बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर द एक्ट ऑफ 1858. लॉर्ड कैनिंग बने थे जैसे हमने पढ़ा अभी. became the first viceroy of India under the Act of 1858. Then why did not the trade with England benefit the Indian economy? अब जो ट्रेड था उसमें बेनिफिट क्यों नहीं हो रहा था इंडियन इकोनॉमी को, क्यों नहीं हो रहा था कि द ट्रेड विद इंग्लैंड डिड नॉट बेनिफिटेड द इंडियन इकोनॉमी एज इंडिया वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट प्राइस ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रिटिश आइदर ड्यूटी फ्री और नॉट नॉमिनल ड्यूटी रेट्स व्हाइल प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड वर सब्जेक्टेड टू हैवी ड्यूटी. तो क्या था कि जो रॉ मटेरियल इंडियंस यहाँ से भेजते थे उनको वहाँ पे नॉमिनल ड्यूटी, बहुत कम ड्यूटी टैक्स पे, या फिर बिल्कुल टैक्स फ्री बेचा जाता था. पर जो चीज़ें ब्रिटिशर्स यहाँ पे बेचते थे इंडिया में उसको वो बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगा के बेचते थे, इसीलिए इंडियंस की इकोनॉमी को बेनिफिट नहीं हो रहा था. Then mention any one drawback of the first war of independence. कोई एक drawback. The East India Company had the services of men of exceptional abilities like Lawrence, Nicholson, Havelock, Campbell, etc. They fought the toughest battle in the initial stages of the uprising and controlled the situation till reinforcement were received from abroad. तो अब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे उनके पास बहुत एबिलिटी वाले पर्सन्स थे जिन्होंने जो ये बैटल थी इसके इनिशियल स्टेज में सब कुछ संभाल लिया जब तक उनको कोई मदद नहीं आई अब्रॉड से. ठीक है. तो इसकी वजह से ये जो बैटल थी इसको सप्रेस करने में ईस्ट इंडिया कंपनी कामयाब हुई. यू हैव टू लर्न पिक्चर स्टडी ऑल्सो. फर्स्ट, identify the person in the picture, name the proclamation made by her in 1858. The person in the picture is Queen Victoria. क्वीन विक्टोरिया हैं पिक्चर में और उन्होंने क्वींस विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन किया 1858 में. इसके अंदर क्या हुआ कि जो सारा रूल था वो चला गया क्वीन विक्टोरिया के हाथ में और कंपनीज रूल एंड हो गया, और उन्होंने इसके अंदर कई सारी प्रोविजंस की, जैसे कि हम आपके रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और अब एक तरह से इक्वालिटी दी गई कि इक्वालिटी दी जाएगी कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए. देन वेयर एंड बाय whom was this proclamation made public? इस प्रोक्लेमेशन को पब्लिकली घोषित कब किया गया? दिस प्रोक्लेमेशन was made public at इलाहाबाद में किया गया 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे. Then what assurance did this proclamation give to the Indian people regarding religious freedom and appointment to public offices? अब क्या क्या assurance दी गई इसके अंतर्गत रिलीजियस फ्रीडम को लेकर और अपॉइंटमेंट टू पब्लिक ऑफिसेस को लेकर.
लेके, सबसे पहले रिलीजियस फ्रीडम को लेके ये दिया गया कि हम आपके रिलीजियस मैटर में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। देन अपॉइंटमेंट टू पब्लिक ऑफिस को लेके ये दिया गया कि एजुकेशन और एबिलिटी के बेसिस पे ही अपॉइंटमेंट्स होंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।